नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग में। और जैसा कि मैं आपको जीव विज्ञान क्लास 12 का अनसॉल्व्ड पेपर हल कराने जा रहा हूं स्टूडेंट, जिसमें मैंने आपको सेट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 का स्टूडेंट मैंने खाता करा दिया था। आज चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का गा से स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए। तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट। चौथे का हमारा गा कह रहा है, चौथे गा कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 है अपूर्ण प्रभाविता, नंबर 2 स्टूडेंट टीकाकरण। तो सबसे पहले उत्तर आपको डाल लेना है। हेडिंग हमारी सबसे पहले पड़ेगी अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। सबसे पहले अपूर्ण प्रभाविता हेडिंग पड़ेगी। इसमें आपको लिखना है F1 पीढ़ी की संतति में कोई भी लक्षण प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मध्यवर्ती परिणाम देता है, यानी मतलब बीचों बीच का परिणाम देता है। ठीक है, इसे ही हम क्या कह देते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। क्या लिखना है आपको, F1 पीढ़ी की संतति में कोई भी लक्षण हो प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मध्यवर्ती परिणाम देता है, जिसे ही हम क्या कह देते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। उदाहरण में आपको लिखना है गुलाबांस के लाल व सफ़ेद पुष्पों के पादपों के मध्य क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प वाले पादप उत्पन्न होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट आप कि लाल गुलाबांस के लाल एवं सफ़ेद लाल व सफ़ेद पुष्पों के पादपों के मध्य जब क्या कराया गया है, संकरण या क्रॉस कराते हैं, तो क्रॉस कराने पर हमें कौन से संतान कौन से हमारे पास पुष्प उत्पन्न हुए हैं, गुलाबी पुष्प, यानी मतलब पुष्प वाले पादप क्या हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। कब, जब हम गुलाबांस के लाल व सफ़ेद पुष्पों के पादपों के मध्य क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी में गुलाबी यानी वो बीचों बीच गुलाबी पुष्प वाले पादप उत्पन्न हुए हैं। वही वही है यहाँ पर लिखा हुआ है कि F1 पीढ़ी की संतति में कोई भी लक्षण प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मध्यवर्ती यानी बीचों बीच परिणाम देता है, उसे ही हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास है टीकाकरण। टीकाकरण में क्या आपको क्या लिखना है, वैक्सीन अथवा टीका प्रायः कोशिका निलंबन होता है अथवा यह कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है जो प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वास्तव में वैक्सीन प्रतिजनों का तैयार घोल होता है जो इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराने पर विशिष्ट प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करके शरीर में एक्टिव यानी मतलब शरीर में सक्रिय कृत्रिम प्रतिरोध क्षमता या प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। कौन, टीकाकरण में। जो टीकाकरण में होता है स्टूडेंट, वो इंजेक्शन लगाया जाता है इसका, ठीक है, बच्चों में ज़्यादातर के। ये क्रिया टीकाकरण कहलाती है। सबसे पहले सन 1998 में एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की तकनीक में गौशीलता विषाणु को चेचक के विरुद्ध प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया था। किसने, एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की तकनीक में गौशीलता विषाणु को चेचक के विरुद्ध प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया था। सबसे पहला यही वैज्ञानिक था स्टूडेंट, ठीक है। इसमें वैक्सीन यानी वैक्सीन टीकाकरण में आपको यही लिखना है। क्या लिखना है, वैक्सीन अथवा टीका प्रायः कोशिका निलंबन होता है अथवा यह कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है, ठीक है, जो प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वास्तव में वैक्सीन प्रतिजनों का तैयार घोल होता है। क्या होता है, प्रतिजनों का तैयार एक घोल होता है, ठीक है। इसमें प्रतिजन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, वैक्सीन में, जो इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराने पर विशिष्ट प्रतिरक्षों के निर्माण को प्रेरित करके शरीर में सक्रिय कृत्रिम प्रतिरोध क्षमता या प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, ठीक है स्टूडेंट। ये इंजेक्शन जो होते हैं, इंजेक्शन में अनेक क्या होते हैं, प्रतिजन होते हैं, ठीक है। ये इनमें क्या होती है स्टूडेंट, हमारे लिए अब इंजेक्शन लगाया जाता है जब, तो क्या होता है, हमारे अंदर एक रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाती है, ठीक है, हमारे अंदर एक प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। वही है यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, उत्पन्न करता है। यही क्रिया टीकाकरण कहलाती है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है 1798 में एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की तकनीक में गौशीलता विषाणु को चेचक के विरुद्ध प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया था। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है स्टूडेंट, आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते इसके बाद नेक्स्ट कोचिंग तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, चौथे का हमारा घा कह रहा है मानव के स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखते हैं स्टूडेंट, हम बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए, मैं बता दूं स्टूडेंट, मैंने आपको किताब में बता दे रहा हूँ, ये जो हमारे है मानव का स्त्री जनन का तंत्र ही है स्टूडेंट। जनन का क्या है,
यही चित्र है स्टूडेंट, मानव के स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र यही है स्टूडेंट। आप इसे अच्छी तरह से बना सकते हैं और सीख सकते हैं। मैं बता दूं स्टूडेंट, इसमें मैंने आपको ये पूरा का पूरा पार्ट दिखा रखा है। सबसे पहला ये पार्ट क्या स्टूडेंट, ये योनि है, ठीक है। इसके बाद ये क्या हमारा मध्य स्तर है स्टूडेंट, ये मध्य का स्तर है बीच का। अब ये हमारे पास क्या है, अंता स्तर है। ये हमारे पास क्या है, ये बाह्य स्तर है, ठीक है। यानी कि मतलब मीजोडर्म और एंडोडर्म, और ये हमारा बाहरी स्तर जो होता है ये क्या होता है, एक्टोडर्म, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, अंडाशय होते हैं। यहाँ पर अंडाणुओं का निर्माण हुआ करता है। ये झालरदार कीप होते हैं स्टूडेंट, ये अंडाणु को चिपका लेते हैं। और ये हमारी पूरी पूरी जो नलिका दिख रही है स्टूडेंट, ये हमारे पास ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है ना। ये क्या स्टूडेंट, फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन नलिका जिसे हम कहते हैं। ये पूरी पूरी जो नलिका यहाँ से यहाँ तक दिख रही है आपको, ठीक है। ये हमारा ये बीच का जो भाग होता है स्टूडेंट, ये गर्भाशय होता है जिसे हम यूट्रस बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो होता है यहाँ पर लिखा भी हुआ है स्टूडेंट, ये हमें इसे क्या कहते हैं, फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, जिसे हम अंडवाहिनी भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अंडाणु वहन किया करते हैं, इसीलिए हमें इसे क्या कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं। इस क्षेत्र को हम क्या कह देते हैं, तुम्बिका क्षेत्र कह देते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, तुम्बिका कहते हैं। और इसे हम क्या कह देते हैं स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं स्रावित अंड कहते हैं। इसे क्या कह देते हैं, ये देखिए अंड का श्रावण हुआ है, ये स्रावित अंड है स्टूडेंट। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इतना कठिन नहीं है, आप बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट, पांचवा का हमारा क्या कह रहा है, मेंडल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलते हैं अपने आंसर की तरफ। उत्तर डाल लेना स्टूडेंट, आपको लिखना है मेंडल को आनुवांशिकी का जनक माना जाता है। ये अच्छा पॉइंट है स्टूडेंट, पूछा जाता है एग्जाम में, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो मेंडल को कहा जाता है। किसका, किसे कहा था, आनुवांशिकी के जनक किसे कहा था, मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। वही लिखा हुआ, ग्रेगर जान मेंडल ने मठ में रहकर सन 1857 से मटर के बीज एकत्रित करके उनकी भिन्नताओं का अध्ययन किया। सन 1864 तक लगभग 7 से 8 वर्ष उन्होंने कठिन परिश्रम किया। अपने प्रयोगों की उपलब्धियों तथा निष्कर्षों को उन्होंने ब्रून की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की सभा में सन 1866 में स्टूडेंट पादप संकरण के प्रयोग के नाम से प्रकाशित किया, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे पॉइंट है यहाँ पर। इसके बाद आपको लिखना है, मेंडल ने सर्वप्रथम अपने प्रयोग के लिए मटर की भिन्न भिन्न अलग अलग लक्षणों वाली प्रजातियों को उगाया, ठीक है। शुद्ध पौधे प्राप्त करके मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर के 7 कितने स्टूडेंट, ये बहुत पूछा जाता है, मटर कितने 7 विपरीत लक्षणों वाले पौधे चुने थे। एग्जाम में पूछा जाता है तो कितने लक्षणों वाले पौधे चुने थे, उन्हें 7 विपरीत लक्षणों वाले पौधे चुने थे। किसने, मेंडल ने चुने थे, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर, देखिए आप और क्या लिखना है कि मेंडल की जो सफलता है उसके परिश्रम व लगन के अतिरिक्त पौधों का चयन जो कम समय लगभग आयु 3 व 4 महीने 3 व 4 महीने में ही उगने वाले माप में भी छोटे तथा इनकी देख रेख करना और संभावना सुगम रहा। उसने वंश परंपरागत परस्पर विरोधी लक्षणों का चयन किया। मेंडल का यही पूरा का पूरा संक्षिप्त परिचय था स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट, पांचवा का हमारा कह रहा सक्रिय प्रतिरक्षा एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में उदाहरण देते हुए विभेद कीजिए। ये जो स्टूडेंट अंतर था सक्रिय प्रतिरक्षा एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में जो अंतर था, मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्या था, क्वेश्चन था, आप वहां से जाकर देख सकते हैं पिछले वीडियो में। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा पांचवे का हमारा कह रहा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 है अंतरजातीय स्पर्धा और नंबर 2 सिंड्रोम। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको उत्तर डालें, उत्तर में नंबर 1 हमारी हेडिंग पड़ेगी अंतरजातीय स्पर्धा, ठीक है। इसमें आपको लिखना यह विभिन्न जातियों के मध्य होती है। पादपों की विभिन्न जातियों के समुदाय में स्थान या जिसे हम क्वेश्चन में आवास जल काम प्रकाश खनिज पोषक तत्व आदि के लिए स्पर्धा सामान्य रूप से चलती रहती है, ठीक है। गाजर घास पार्थिनियम से स्रावित फिनोलिक रसायन आसपास
अन्य पादपों के बीजों को अंकुरित नहीं होने देते। कृषि क्षेत्र में खरपतवार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। क्लोरेला शैवाल से स्रावित क्लोरेलिन रसायन अन्य कवकों शैवाल आदि की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यही अंतर्जातीय स्पर्धा का पूरा परिचय था। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं। देखिए नंबर दूसरा आपको डालेना है सिंड्रोम। क्या डालेना है? सिंड्रोम। सिंड्रोम के बारे में मैं बता दूं, इसमें भी आपको क्या लिखना है कि कुछ मामलों में क्या लिखना है, कुछ मामलों में कुछ कोशिकाओं में गुणसूत्र जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम लुप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कुछ मामलों में लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, कुछ मामलों में कुछ कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होते हैं स्टूडेंट कोशिकाओं में तो क्या हो जाते हैं? लुप्त, यानी लुप्त हो जाते हैं, लेकिन अन्य में नहीं होते। इस स्थिति को मोजेसिज्म या टर्नर मोजेसिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट। सिंड्रोम के कई प्रकार होते हैं स्टूडेंट। क्लासिक टर्नर सिंड्रोम, जिसमें एक्स गुणसूत्रों में से एक पूरी लुप्त हो जाता है। क्या होता है? पूरी लुप्त हो जाता है। इसी पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या कह देते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। पूरी की पूरी जो प्रक्रिया हो रही है स्टूडेंट, इसे हम क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम जो होते हैं स्टूडेंट, ये कई टाइप के होते हैं। मैंने आपको यहाँ एक टाइप का ही बताया, टर्नर सिंड्रोम। मैं बता दूं स्टूडेंट, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और होते हैं स्टूडेंट, कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम जैसे हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया। ठीक है, और होते हैं, तो आप अच्छी तरह से उनके बारे में और पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवें का हमारा घा कह रहा है पारिस्थितिकी विविधता एवं आनुवांशिक विविधता में अंतर कीजिए। ठीक है, तो हेडिंग डाले ना स्टूडेंट, आपको उत्तर डाल करके हेडिंग पारिस्थितिकी विविधता, इसमें आपको लिखना है समुदाय विविधता जैवीय समुदाय में भी विभिन्नता को दर्शाती है। किसको? विभिन्नता को दर्शाती है स्टूडेंट। पारिस्थितिक स्तर पर जीवों की विविधता को क्या कह देते हैं? हम पारिस्थितिकी विविधता कहते हैं। बहुत ही सिंपली हेडिंग स्टूडेंट। इसके बाद आपको क्या करना है? उदाहरण डालना है। उदाहरण में लिखना है भारत में रेगिस्तान जो है स्टूडेंट भारत में पड़ता है। भारत में रेगिस्तान वर्षा वन प्रवाल भित्ति आर्द्र भूमि पतझड़ वन ज्वार नद मुख मैंग्रोव वन आदि जो है स्टूडेंट पारिस्थितिकी तंत्रों की विविधता नॉर्वे से क्या है? अधिक है स्टूडेंट। क्या है? नॉर्वे से अधिक है। यही पूरा का पूरा पारिस्थितिकी विविधता के बारे में था स्टूडेंट। इसके बाद हम जानेंगे आनुवांशिक विविधता। तो चलते हैं। तो देखिए अब हम जानेंगे आनुवांशिक विविधता के बारे में। तो इसमें क्या लिखना है? आनुवांशिक विविधता से तात्पर्य एक ही जाति में पाई जाने वाली विभिन्नता से है। क्या स्टूडेंट? आनुवांशिक जो विविधता है, आनुवांशिक विविधता से तात्पर्य जो स्टूडेंट एक ही जाति में पाई जाने वाली विभिन्नता से है। उदाहरण है स्टूडेंट, हिमालय पर पाए जाने वाले राउवोल्फिया वोमिटोरिया नामक औषधीय पादप से रेसर पीन नामक एल्केलाइड प्राप्त होता है। हिमालय की विभिन्नता श्रेणियों में इस पादप की रेसर पीन निर्माण की क्षमता सांद्रता में विभिन्नता पाई जाती है, जिससे आनुवांशिक विविधता का प्रदर्शन होता है। हिमालय पर्वत के बारे में बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, छठवें का हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 प्लेसेंटा, नंबर दूसरा हमारे पौधों में गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, मैं बता दूं स्टूडेंट, प्लेसेंटा था अपरा जिसे हम कहते हैं। प्लेसेंटा के बारे में जो है पूरा का पूरा परिचय मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आप वहां से जाकर देख सकते हैं प्लेसेंटा के बारे में, वहां पर मैंने संक्षिप्त टिप्पणी लिखा था। आज हम चर्चा करेंगे पौधों में गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, आप उत्तर डाल के हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट, पौधों में गुरु बीजाणु जनन। क्या लिखना है आपको? जिस समय बीजांड का निर्माण हो रहा होता है। क्या स्टूडेंट? जिस समय बीजांड का निर्माण हो रहा होता है, बीजांड काय के स्वतंत्र सिरे के बाह्य त्वचा के कुछ अंदर
अधा स्तरीय क्षेत्र में एक या कई कोशिकाओं का समूह अपने स्पष्ट केंद्रकों तथा घने 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 स्टूडेंट घने कोशिका द्रव्य के कारण अधिक स्पष्ट हो जाता है। ये कोशिकाएं प्रपशु कोशिकाएं कहलाती है। क्या लिखना है स्टूडेंट? जिस समय बीजांड का निर्माण हो रहा होता है, बीजांड काय के स्वतंत्र सिरे के बाह्य त्वचा के कुछ अंदर आधा स्तरीय क्षेत्र में एक या कई कोशिकाओं का समूह होता है स्टूडेंट, या कई कोशिकाओं का समूह अपने स्पष्ट केंद्र को तथा घने कोशिका द्रव्य के कारण अधिक स्पष्ट हो जाता है। ये कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? प्रपशु कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है। यदि एक से अधिक प्रपशु कोशिकाएं हैं तो भी स्टूडेंट सामान्यतः एक ही बड़ी तथा स्पष्ट होने में सफल हो पाती हैं। अगर कई हैं स्टूडेंट, ठीक है, एक ही क्या हो पाती हैं? स्पष्ट रूप से क्या होना सफल हो पाती हैं। यह कोशिका प्रायः एक परिणत विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं में क्या हो जाती है? बट जाती है स्टूडेंट। ठीक है, प्रपशु जो कोशिकाएं होती हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, हमारे छठवें का हमारा खा कह रहा है आरएनए एवं डीएनए में अंतर कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर डालेना डीएनए और यहाँ पर आपको डालेना एक तरफ आरएनए। ठीक है स्टूडेंट, नंबर 1 में लिखना है स्टूडेंट, डीएनए में लिखना है, डीएनए जो होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडलों से बना होता है। ठीक है, डीएनए जो होता है। और आरएनए क्या होता है? यह केवल एक ही पॉलीराइबोटाइड कुंडल का बना होता है, यानी वह एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। कौन? आरएनए। ये जो होता है डीएनए, ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडलों से बना होता है। ठीक है, इसमें लिखना है कि इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। किसमें? इसमें डीएनए में जो होता है वो डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, लेकिन आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। ठीक है, आरएनए में कौन सी? राइबोस शर्करा होती है। तीसरा इसमें लिखना है, इसमें थायमीन नाइट्रोजन बेस होता है। किसमें? इसमें डीएनए में जो होता है वो थायमीन होता है, लेकिन आरएनए में क्या होता है? आरएनए में थायमीन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। क्या होता है स्टूडेंट? यूरेसिल होता है। सिर्फ अंतर क्या है स्टूडेंट? डीएनए में थायमीन पाया जाता है नाइट्रोजन बेस, लेकिन इसमें थायमीन के स्थान पर क्या कौन सा पाया जाता है? यूरेसिल नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। किसमें? आरएनए में। थायमीन आरएनए में नहीं पाया जाता है। थायमीन किस में पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है। थायमीन ये किस में नहीं पाया जाता? आरएनए में नहीं पाया जाता है। थायमीन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम चौथा लिखेंगे स्टूडेंट। चौथा पॉइंट है हमारे पास कि यह केवल केंद्रक के क्रोमैटिन सूत्रों में ही पाया जाता है। कौन? डीएनए। डीएनए किस में पाया जाता है? केवल केंद्रक के क्रोमैटिन सूत्रों में ही पाया जाता है। लेकिन हम चौथे नंबर इसमें बात करें अगर आरएनए में, तो अणु में केवल एक ही सूत्र होता है। क्या होता है स्टूडेंट? केवल एक ही सूत्र होता है। ठीक है, इसमें लिखना 5वें नंबर स्टूडेंट कि यह प्रोटीन बनाने के लिए संदेश आरएनए को देता है। कौन? डीएनए। डीएनए जो होता है ये प्रोटीन बनाने के लिए संदेश देता है। किसको? आरएनए को देता है। ठीक है, अब इसमें लिखना है 5वें नंबर आरएनए में, यह डीएनए के आदेश के अनुसार प्रोटीन संश्लेषण कराता है। डीएनए के आदेश के अनुसार ही कराता है। कौन स्टूडेंट? आरएनए। डीएनए का जब आदेश होता है तभी क्या करता है आरएनए? डीएनए के आदेश अनुसार प्रोटीन संश्लेषण कराता है। कौन? आरएनए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, छठवें का हमारा गा कह रहा है सहोपकारिता क्या है? उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। मैं बता दूं स्टूडेंट, जो सहोपकारिता है मैं पिछले वीडियो में उदाहरण सहित बता चुका हूं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे छठवें का घा की तरफ। छठवें का हमारा घा क्या कह रहा है? बीज पत्राधार एवं बीज पत्रोप रिक के मध्य अंतर कीजिए। ठीक है, इसमें आपको हेडिंग एक तरफ डाल लेना है बीज पत्राधार, एक तरफ आपको डाल लेना है बीज पत्रोप रिक। ठीक है, इसमें लिखना है नंबर 1 बीज पत्राधार में स्टूडेंट पॉइंट बना के लिखना है, भ्रूणी अक्ष का वह भाग जो मूलांकुर व बीज पत्रों के भ्रूणी अक्ष पर लगने के स्थान के मध्य। क्या लिखना है? भ्रूणी अक्ष का वह भाग जो मूलांकुर व बीज पत्रों के भ्रूणी अक्ष पर लगने के स्थान के मध्य स्थित होता है, बीज पत्राधार कहलाता है। ठीक है, इसमें आपको पॉइंट बना के लिखना है स्टूडेंट बीज पत्रोपरिक में कि भ्रूणी अक्ष का वह भाग जो प्रांकुर व भ्रूणी अक्ष पर बीज पत्रों के लगने के स्थान के बीज स्थित होता है।
बीज पत्रोप ऋक कहलाता है। ठीक है, इसमें लिखना है स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट बना करके आपको इसमें लिखना, यह भ्रूणी अक्ष पर बीज पत्रों के लगने के स्थान से नीचे मूलांकुर तक होता है। ठीक है, इसमें आपको लिखना, यह भ्रूणी अक्ष पर बीज पत्रों के लगने के स्थान से ऊपर की ओर प्रांकुर तक होता है। कौन स्टूडेंट? बीज पत्रोपरिक। ठीक है स्टूडेंट, यही पूरा का पूरा इसका अंतर था स्टूडेंट। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो है समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।